Hello dear students, in this lecture we are going to start with our chapter transport in plants. So सबसे पहले ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की क्या इम्पोर्टेंस है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपका प्लांट है, तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये रूट्स हैं तो रूट्स के द्वारा जो है मान लीजिए कि वाटर, मिनरल्स इनकी एब्जॉर्प्शन हुई है। तो ये जो वाटर और मिनरल्स हैं दे हैव टू बी रीच टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ऑब्वियसली इनको प्लांट्स के अपर पार्ट तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि जो प्लांट का हर एक पार्ट है, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट रिक्वायर्स इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा, सारे पार्ट्स को जो है रिक्वायर्ड होते हैं। सो इसीलिए भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सो नेक्स्ट एग्जांपल आप लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर लीफ के अंदर जो है, लीफ क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है बिकॉज इट कंटेन द क्लोरोफिल पिगमेंट। तो अब देखिए, मान लीजिए कि मैन्युफैक्चर ऑफ फूड जो है या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड लीफ के अंदर हुई, तो वो जो फूड है उसकी भी ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगी टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो वहां पे भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। सो ये तो हो गया बेसिक आइडिया कि व्हाई ट्रांसपोर्ट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। अब जैसे अगर हम देखें कि प्लांट्स के केस में हम जानते हैं कोई भी किसी प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। जैसे अगर हम अपनी बॉडी में बात करें तो हमारी बॉडी में क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, और जिसमें हमारे पास हार्ट आता है, हार्ट जो कि ब्लड पंप करता है। देन उसके बाद ब्लड वेजल्स आती हैं जो कि सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पहुंचाती हैं। तो एक तरीके से अगर मान लीजिए हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो अब प्लांट्स के केस में कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे हम अगर सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हम अंदर लेके जा रहे हैं, तो वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड के अंदर मिल जाएगी। और इन द सेम वे अगर हम फूड ले रहे हैं तो उसकी डाइजेशन हुई और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे, और फिर ब्लड जो है सारे जो सेल्स हैं बॉडी के, जो टिश्यूज हैं उन तक उसको पहुंचा देता है। लेकिन प्लांट्स क्या करें, प्लांट्स के पास तो कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है ही ना। तो अब प्लांट्स के केस में ये नहीं है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी अराइज होता है कि प्लांट्स के केस में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनके ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, जिसमें एक हमने अभी बात की जैसे कि वाटर है और मिनरल न्यूट्रिएंट्स है। मिनरल न्यूट्रिएंट्स, सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर रिक्वायर्ड टू द प्लांट्स, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट होनी है। साथ ही साथ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करेंगे, उनके ट्रांसपोर्ट भी जरूरी है। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, तो अब ट्रांसपोर्ट कैसे होगी। सो इसका अल्टरनेट वे है, वो क्या है। देखिए, ये सारे सब्सटेंसेस दे नीड टू बी द ट्रांसपोर्टेड, ये बात हमने कर ली। अब ट्रांसपोर्ट जो है दो तरीके से हो सकती है। दो तरीके कौन कौन से हैं। एक है ओवर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्ट जो है शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर होनी है, अगर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होनी है तो वो कैसे हो सकती है, बाय डिफ्यूजन एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। डिफ्यूजन और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में क्या होता है, फ्लो होता है साइटोप्लाज्म का इनसाइड द सेल, तो उसके थ्रू भी जो है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। मींस जो भी आपके पास सब्सटेंसेस हैं उनको ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं जाना है, उनको शॉर्ट डिस्टेंस तक ही जाना है। सो यहाँ पे जो डी और सी है वो काम चला लेते हैं, डिफ्यूजन और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। नेक्स्ट, अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होनी है तो उसको जो है हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन।
अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होनी है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। और क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अब ट्रांसलोकेशन के लिए कौन हेल्प करता है, तो जो वस्कुलर सिस्टम है दैट इज गोइंग टू हेल्प इन द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और ट्रांसलोकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में रोल होता है वस्कुलर सिस्टम का, मतलब इसके अंदर हमारे पास वस्कुलर टिश्यूज आते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, एक आता है आपके पास जाइलम, दूसरा आता है फ्लोएम। सो जो जाइलम होता है इसका रोल होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जैसे फ्रॉम द रूट्स अपर पार्ट ऑफ द प्लांट तक क्या जाने हैं, जो वाटर और मिनरल्स हैं उनकी ट्रांसपोर्ट कराने के लिए जाइलम का रोल, जो कि एक वस्कुलर टिश्यू है। एंड फ्लोएम का रोल होता है फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए, फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए। सो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होती है दैट इज ट्रांसलोकेशन, दैट इज ट्रांसलोकेशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे बात करेंगे अब जाइलम और फ्लोएम में डायरेक्शन किस टाइप की रहती है, कौन मल्टी डायरेक्शनल है कौन यूनि डायरेक्शनल है। तो जो आपके पास जाइलम है, जाइलम जो है वो यूनि डायरेक्शनल है, मतलब यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होगी वो यूनि डायरेक्शनल होगी, बोलने का मतलब ये है। जबकि फ्लोएम के केस में जो है मल्टी डायरेक्शनल होती है, मल्टी डायरेक्शनल होती है। अब यूनि डायरेक्शनल हो रही है ट्रांसपोर्ट, तो अब वो कौन सी डायरेक्शन होगी जहां से यूनि डायरेक्शनल होगी, जैसे कि रूट से जो पानी जाएगा वो स्टेम तक पहुंचेगा। सो फ्रॉम रूट टू स्टेम, एक डायरेक्शन में ऊपर को, जैसे ये आपके पास रूट्स हैं, यहाँ पे सीधा ऊपर स्टेम तक पानी गया तो एक डायरेक्शन में, दिस इज यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है। और फ्लोएम के केस में होती है हमारे पास मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द लीव्स टू द रूट। मल्टी डायरेक्शनल यहाँ पे होती है क्योंकि अब देखिए जो लीफ है, लीफ के अंदर में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, बिकॉज इट इज द साइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो अब लीफ में फूड की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, तो अब वो जो है अदर पार्ट्स तक भी पहुंचना चाहिए, तो लीफ से रूट तक। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होती है फ्लोएम के केस में। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। नाउ अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट होगी वो होगी फ्रॉम द लोअर एंड टू द बर्ड्स ऑफ द ट्री। अब ऐसा क्यों होगा, देखिए इन जनरल होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका प्लांट है, तो होगा क्या कि जैसे ये जो रूट है, रूट के थ्रू जो है जो आपके पास यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होता है, आपको पता है सॉइल में से पानी एब्जॉर्ब होगा, मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे तो वो ऊपर चले जाएंगे। लेकिन जो आपके पास फ्लोएम है वो कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, फ्रॉम द लीफ, मतलब उसमें जैसे लीफ के अंदर क्या हुआ, फूड की मैन्युफैक्चरिंग हुई, तो लीफ से नीचे तक लोअर पार्ट्स तक जो फूड है वो आएगा, यानी कि रूट तक आएगा, रूट तक आएगा। तो अब देखो कुछ जो फूड है वो तो यूटिलाइज हो जाता है, लेकिन कुछ फूड जो है यहाँ पे नियर द रूट जो है स्टोर्ड रहता है, कुछ फूड जो है यहाँ पे स्टोर्ड रहेगा। अब देखो स्प्रिंग सीजन कौन सा सीजन होता है, वो होता है हमारे पास जो पतझड़ वाला जो सीजन होता है। तो वो जो पतझड़ वाला जो सीजन होगा यानी कि स्प्रिंग सीजन होगा, उसमें जो पत्ते हैं वो तो झड़ जाएंगे। तो जब उसमें पत्ते झड़ जाते हैं तो अब जरूरत है ना कि अब जो लोअर पार्ट है प्लांट का वहां से टू द बड ऑफ द ट्री, बड ऑफ ट्री यानी कि जो कलियां हैं उस ट्री की, वहां तक अब जो फूड है वो पहुंचाना जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में क्या हो रहा है, पत्ते झड़ रहे हैं और सिंपली जो यहाँ पे जो नीचे जो स्टोर्ड फूड था लोअर एंड पे वो जो है ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है। सो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो आपके पास स्प्रिंग सीजन है उसमें क्या होता है कि फ्रॉम लोअर एंड टू बड्स ऑफ द ट्री ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज फ्लोएम सैप। फ्लोएम सैप क्या होता है, वाटर प्लस सुक्रोज अल्केलाइन। देखिए पानी हो गया और दूसरा सुक्रोज, सुक्रोज क्या हुआ, ये खाना हुआ प्लांट्स का, फूड जो फूड है प्लांट का दैट इज सुक्रोज। सो
ये जो सुक्रोज होता है इसका नेचर जो है अल्केलाइन होता है, लिटिल बिट इसका नेचर बेसिक सा अल्केलाइन सा होता है। सो फ्लोएम सैप में दो चीजें आई, मतलब अब देखो जो फ्लोएम सैप है उसी की यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगी फ्लोएम के द्वारा, मतलब उसके अंदर पानी भी मिला दो, ये मान लो पानी है, पानी मिला दो और साथ में सुक्रोज मिला दो, तो वो जो है क्या बन जाएगा, उसको हम बोल देंगे फ्लोएम सैप। नाउ नेक्स्ट इज, अब मैथड्स क्या क्या हो सकते हैं ट्रांसपोर्ट के। तो एक तो तरीका हो सकता है डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन सबसे पहले ये एक पैसिव प्रोसेस है और ये होता है ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, क्योंकि हमने डिफ्यूजन शॉर्ट डिस्टेंस में देखा और अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो हमें एक पर्टिकुलर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। ऐसे याद रखिए कि अगर कोई चीज लॉन्ग दूर तक लेके जानी है तो आपको पर्टिकुलर सिस्टम चाहिए, और वो सिस्टम क्या था, दैट वाज योर वस्कुलर सिस्टम। सो जो डिफ्यूजन है इसके केस में शॉर्ट डिस्टेंस हो गया, और साथ ही साथ डिफ्यूजन अब देखो पैसिव है, तो जो भी पैसिव होते हैं वहां पे कोई एनर्जी नहीं लगेगी, कोई एनर्जी आपको खर्च नहीं करना पड़ती है। सो नो एनर्जी एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ डिफ्यूजन। अब जो सब्सटेंसेस की जो मूवमेंट होगी डिफ्यूजन के केस में, वो कहां से कहां पे होगी, वो होगी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। दिस इज इंपॉर्टेंट, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो सब्सटेंसेस हैं उनकी मूवमेंट होती है डिफ्यूजन के केस में। साथ ही साथ जो डिफ्यूजन है वो एक स्लो प्रोसेस है, नॉट डिपेंडेंट ऑन द लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट, इट इज ऑब्वियस इन गैसेस एंड लिक्विड, ओनली मीन्स ऑफ गैसेस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। देखिए ज्यादातर जो डिफ्यूजन है वो गैसेस में और लिक्विड्स के केस में देखने को मिलता है, ये एकमात्र साधन है गैसेस ट्रांसपोर्ट का प्लांट्स के केस में। सो नेक्स्ट इज, अगर बात करें रेट, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर क्यों डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पे हुआ कंसंट्रेशन का डिफरेंस। अब देखो हम बोल रहे हैं कि डिफ्यूजन में जो ट्रांसपोर्ट होगी सब्सटेंसेस की वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगी, तो यानी कि कंसंट्रेशन का डिफरेंस होना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी तो ट्रांसपोर्ट होगी हाई से लो की तरफ। सो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ जाएगा। दूसरा आता है परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कैसी है, मींस जैसे मान लीजिए ये मेम्ब्रेन है, तो ये मेम्ब्रेन जो है कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करेगी यहां से कि एंटर हो जाए, कुछ को अलाउ नहीं करेगी, तो वो जिनको अलाउ कर रही है तो मतलब उनके लिए वो परमिएबल है, जिन सब्सटेंसेस को मेम्ब्रेन अलाउ नहीं कर रही है दैट मीन्स उनके लिए वो क्या है, नॉन परमिएबल है। नेक्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिफ्यूजन के प्रोसेस को अफेक्ट करता है। इनफैक्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर इंपॉर्टेंट हेयर। सो एक बार रिवाइज करते हैं, देखिए डिफ्यूजन पैसिव सा है, तो आप ऐसे याद रखो एक्टिव तो नहीं है, पैसिव है, तो अगर पैसिव है तो शॉर्ट तक ही कर सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस ही करेगा, और अगर शॉर्ट डिस्टेंस तक चलना है तो एनर्जी भी नहीं लगेगी, ऐसे याद रखो कोई एनर्जी नहीं लगती है। अब शॉर्ट डिस्टेंस तक जा रहा है मतलब हाई से लो, हाई से लो, और मीन्स ये याद रखने का वे है, आप इस टाइप से इसको अच्छे से रिकैप्चुलेट कर सकते हो कि ये पैसिव है, तो यहाँ पे पैसिव है, कोई एनर्जी भी नहीं लगी, कोई एनर्जी नहीं लगी तो अगर कोई एनर्जी लगाता ही नहीं है तो सिंपल सी बात है कि वहां पे शॉर्ट डिस्टेंस तक ही होगा और स्लो होगा क्योंकि एनर्जी नहीं है। और ये ज्यादातर गैसेस में और लिक्विड्स में, मेनली गैसेस में, क्योंकि एक तरीके से जो है इट इज द ओनली मीन ऑफ गैसेस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स दैट वी हैव स्टडीड हियर। अब जैसे मान लीजिए डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, तो वहां पे हमें खुद से तो कुछ धक्का मारना या कुछ ऐसे हम वहां पे नहीं कर रहे हैं, कोई चीज डिफ्यूज अगर कर रही है तो वो बाय इट्स ओन डिफ्यूज कर रही है, तो किसी लिविंग सिस्टम के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है, ये चीज तो याद हो गई। अब कोई लिक्विड है, किसी लिक्विड के अंदर जो है डिफ्यूजन हो सकता है, गैस के अंदर भी डिफ्यूजन हो सकता है, तो मेनली डिफ्यूजन गैसेस का और लिक्विड्स के केस में होता है। अब जैसे हमने बात की यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको भी इजीली याद रख सकते हैं, जैसे जो अभी बताया
जैसे मान लीजिए इस तरफ जो है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, तो डिफ्यूजन हाई से लो की तरफ, तो वहाँ पे डिफ्यूजन का रेट बढ़ा। अगर एक तरफ बहुत ज़्यादा है और एक तरफ बहुत कम है, अब क्या ये जो मेम्ब्रेन है अगर ये परमिएबल है तो यहाँ पे जो रेट है, रेट यहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी से। इनफैक्ट जो रेट है वो इंक्रीज करेगा, वो इंक्रीज करेगा क्योंकि फिर जो सब्सटेंसेस की जो मूवमेंट है हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ वो क्या होगी, वो जल्दी होगी। अगर मेम्ब्रेन अलाउ कर रही है मूवमेंट के लिए मतलब मेम्ब्रेन परमिएबल है। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे वो बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ की बढ़ेगी, जो भी यहाँ पे सब्सटेंसेस हैं उनकी। देखिए हम ये बात जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गैसेस के केस में भी हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT, जहां पे n जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होते हैं, r गैस कांस्टेंट होता है, t टेम्परेचर होता है। तो अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि जो रेट है दैट इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। हाउ इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उस सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगा, तो मतलब रेट के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और वो कैसे, टेम्परेचर के बढ़ने से। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है, ये मान लो मेरे पास एक बॉटल है, इसके अंदर में मान लो डिफ्यूजन हो रहा है। तो हमने बोला कि जो डिफ्यूजन है वो गैसेस में और लिक्विड्स में होता है। अब मान लो यहाँ पे मैं प्रेशर लगाती हूँ, उसको पीछे से ऐसे याद रखिए, प्रेशर लगाती हूँ तो क्या रेट जो है उस चीज के ऊपर जो है डिपेंड करेगा, यस डिपेंड करेगा। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डिपेंड करता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट कंप्लीटली। नेक्स्ट जो है आता है हमारे पास दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड आफ्टर दैट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो ये जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।